अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFIs, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स और बाकी BS प्रोग्राम्स जिनमें ये कोर्स है। कोर्स बुक आपके सामने डिस्प्लेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, इसके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, इसके टॉपिक्स कौन से हैं। देन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस सब्जेक्ट के यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। हर यूनिट को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके सारे 9 यूनिट्स जो हैं, इन 9 यूनिट्स को एक दफ़ा मैं आपको गो थ्रू करा के दिखाता हूँ, तो उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड देन एक पास पेपर हम देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे इसके पेपर्स को हमने अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के यूनिट्स की, तो जैसे आपको पता है AIU के हर सब्जेक्ट के 9 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले NBFIs क्या हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जस्ट लाइक बैंक्स, बट इनके नेचर ऑफ ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं। इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड यूनिट में डिस्कस किया गया है। SECP को डिस्कस किया गया 3 यूनिट में। यूनिट 4 में म्यूचुअल फंड्स हैं। यूनिट 5 में मुदारबा कंपनीज हैं। यूनिट 6 लीजिंग कंपनीज। यूनिट 7 इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज। Unit 8 is for pension fund, private equity funds, venture capital funds, and Unit 9 for insurance companies। तो ये सब क्या हैं, इनको हम तफसील से देखेंगे। बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है और ब्रीफ नोट्स किए हैं, उनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ, मैं एक दफ़ा ये नोट्स आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की फाइल है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यूनिट वाइज नोट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला यूनिट है तो उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बयान किए गए हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ बैंक्स है, तो हर एक को लिखा गया और एक्सप्लेन किया गया। आप पेपर में इस तरह भी लिख सकते हैं और मजीद भी 1-2 लाइनें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के 9 यूनिट्स की इस तरह यहाँ पे नोट्स मौजूद हैं। ब्रीफली आप इनको देख सकते हैं ताकि आप जल्दी से तैयारी कर सकें। अच्छा, साथ मैं पास पेपर आपको दिखाता हूं, और ये इस सब्जेक्ट का एक पेपर है। जैसे कि आपको पता है कि AIU के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनमें जो पेपर आता है उसमें 8 सवाल होते हैं और आपने उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सब्जेक्ट बेसिकली थ्योरेटिकल नेचर का है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। और इस तरह आपके सारे यूनिट्स में से आएगा। टाइम इसका 3 घंटे आपके पास होगा। 3 घंटे से मुराद ये है कि अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो यू विल हैव 30 to 40 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। और याद रहे, आपको जो आंसर शीट दी जाएगी वो 20 पेजेस की होगी। उन्हीं 20 पेजेस में आपने आंसर को लिख के एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। तो यहाँ सबसे पहले सवाल आपने गौर से पढ़ना है और उसके बाद आंसर की तरफ देखना है। और याद रहे, 5 सवाल लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि 3 सवाल कर दें, चौथा पांचवा छोड़ दें, या 4 कर दें। तो 5 क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करें। अगर आपको 3 आते हैं या 4 अच्छी तरह सवाल समझ आते हैं, उनको तो अटेम्प्ट करें। जो एक सवाल थोड़ा कम आपको आता है, अगेन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अब पहला सवाल है, हम जरा इसे गौर से पढ़ते हैं और फिर इसके आंसर को सर्च करते हैं। पहले सवाल में है, व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये सवाल का पहला हिस्सा है, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। अब ये सवाल 20 नंबर का है और सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूं, और ये जो सोल्यूशन है इसका भी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन आपने बयान करनी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट फैसिलिटेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड सर्विसेज सच एज सेविंग्स, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। इन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। जैसे बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये बेसिकली इंटरमीडिएट्स की तरह एक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के दरमियान। और जो लोग पैसा सेव करते हैं वो इन पर जमा करवाते हैं। इस तरह कुछ इनसे उधार लेने वाले लोग होते हैं जिन्हें बारवर्स कहते हैं। वो उस पैसे को उधार लेके आगे बिजनेस करते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शामिल हैं बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और इस तरह के बहुत से इदारे हैं। अब टाइप्स की बात की गई है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन तो ये होगी। अगर टाइप्स की मैं बात करूं, तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस हैं जो डिपॉजिट्स लेते हैं। फिर नॉन डिपॉजिटरी हैं, जिसमें डिपॉजिट्स उस तरह होल्ड नहीं किए जाते, लेकिन आगे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। देन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपसे पैसा लेते हैं और आगे इकट्ठा करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में इनका रोल क्या है, जो सवाल का दूसरा हिस्सा है, उसमें एक तो इंटरमीडिएशन की सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। यानी जो लोग पैसा सेव कर रहे होते हैं, सेवर्स, उनसे उन्हें अच्छा डिपॉजिट रिटर्न या प्रॉफिट ऑफर करते हैं कि आप हमारे बैंक में या NBFI में पैसा जमा कराएं। सपोज
वो पैसा पे 20% रिटर्न देते हैं, फिर उसी पैसे को आगे लोन के तौर पे 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं। तो जो 5% का डिफरेंस है, ये इनका प्रॉफिट होता है। फिर ये मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास कैश की शॉर्टेज होती है वो कैश या फंड्स प्रोवाइड करते हैं। रिस्क मैनेज करते हैं इंश्योरेंस और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स के जरिए। मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं। लोगों को इन पर ट्रस्ट होता है और इसमें पैसे अपने डिपॉजिट करते हैं और लैंडिंग हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। बजाय के पैसा लोग सेव करके गाड़ी रखते रहें, अगर बैंकों में रखेंगे तो बैंक उन पैसों का 20% तो अपने पास रखेंगे, बाकी के मजीद लोन क्रिएट कर देंगे। इससे इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा, बाकी इदारों को पैसा मिलेगा, और ग्रोथ होगी। तो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी इसके थ्रू होता है। इससे होता क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आप जो पैसा कहीं से लेंगे, लोन लेंगे, तो उसकी क्या प्राइसिंग है, क्या आपको उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स भी हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, इस तरह एनबीएफआईज बहुत सारे हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में अपना रोल प्ले करते हैं। आप मजीद भी इसमें सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने आंसर प्रोवाइड करने हैं। हेडिंग्स बना के कोशिश करें, हेडिंग्स की भी नंबरिंग कर लें या बुलेट्स पॉइंट के तौर में लिख लें, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाएं। मैं क्वेश्चन टू की तरफ चलूंगा। हम क्विकली ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन टू है, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एससीसीपी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द एनबीएफसी सेक्टर। अब पावर्स और फंक्शंस एससीसीपी की बात की गई है, तो एससीसीपी है क्या? सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू आपको देना होगा। एससीसीपी स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स इन पाकिस्तान। 1997 एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई। इसका मकसद एनपीएफसी सेक्टर में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, मुदारबा हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, वो इनके पास ही रजिस्टर्ड होते हैं। और एससीसीपी उनको ओवरव्यू करता है, उनके ऑपरेशंस को देखता है, ताकि वो लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह ना करें। तो एससीसीपी की पावर्स क्या हैं? ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन सब के लिए, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, लाइसेंस इशू करती है। रूल मेकिंग की पावर भी इनके पास है। फिर अपने रूल्स को इन्फोर्स करते हैं ये, ताकि एनबीएफसी कोई जैसे आप म्यूचुअल फंड में लोग पैसे जमा करवाते हैं, कोई ऐसा ना हो कि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाए और वो लोग पैसे लेके भाग जाएं। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट करते हैं, ये भी पावर्स इनके पास है। और ये पॉलिसी डेवलप करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से। अगर फंक्शंस की बात की जाए, तो फंक्शन से ये लाइसेंसिंग है, रजिस्ट्रेशन करते हैं एनबीएफसीज की, उनको लाइसेंस इशू करते हैं और उनको रजिस्टर करते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म इंश्योर करते हैं, ताकि एनबीएफसीज अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। वो कितने लोगों से पैसा ले रहे हैं, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर इस सेक्टर की सुपरविजन करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, तो इसी तरह एससीसीपी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर है। इस तरह मार्केट डेवलप करते हैं और कंज्यूमर एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं। कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं इस चीज़ से कि उनके राइट्स क्या हैं और वो कैसे अपनी चीज़ें और बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। तो एनबीएफसी सेक्टर पे इनका इम्पैक्ट क्या होता है, एसएससीपी इन सारी चीज़ों को इंश्योर करती है। तो आप मजीद भी इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन थ्री की तरफ आता हूँ। डिफाइन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अगेन क्वेश्चन के यहाँ पे दो हिस्से हैं और दोनों का सेपरेटली आंसर करना होता है। डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड को अगर आप करें, तो म्यूचुअल फंड क्या है? इसमें मुख्तलिफ लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। मसलन हम 20 लोग हैं, हम मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, 1-1 लाख रुपया, और ये एक म्यूचुअल फंड को दे देते हैं। वो हमारे पैसे को आगे मुख्तलिफ कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे जो पैसा आता है उसका रिटर्न हम सब लोगों में शेयर कर देते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, तो इसमें एक तो डाइवर्सिफिकेशन होती है। बजाय कि एक जगह सारा इन्वेस्ट करने के, जो मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है। आप ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कभी भी आपने यूनिट्स बेचना चाहते हैं, याद रहे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे आप कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो कम उनकी होती है नेट एसेट वैल्यू, NAV। तो नेट एसेट वैल्यू की बेस पे आप, जैसे एक शेयर की प्राइस होती है, इस तरह म्यूचुअल फंड की यूनिट की NAV होती है, उन्हें आप बेच सकते हैं। अगर हम मेजर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो पाकिस्तान में इक्विटी फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डिबेंचर्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हर मंथ मिलता रहे। मनी मार्केट फंड्स हैं जो शॉर्ट टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में करते हैं। फिर बैलेंस फंड हैं जो ग्रोथ फंड और डिफरेंट टाइप के रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं। देन इस्लामिक फंड्स हैं जो शरिया के प्रिंसिपल्स के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड हैं, जैसे आप उन्हें पैसा देते हैं और वो आपके पैसे को KSE 100 इंडेक्स की डिफरेंट कंपनीज में लगा देते हैं। तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट में इनका रोल क्या है? म्यूचुअल फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत से लोगों ने इनमें पैसा लगाया हुआ है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत सपोर्ट मिलती है।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, briefly discuss the types of mudarba, also explain the risk involved in investment made in a mudarba business। तो अब यहाँ भी दो हिस्से हैं सवाल के। अगर सबसे पहले तो हमें मुदारबा की डेफिनेशन समझनी होगी। मुदारबा इज एन इस्लामिक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी, एक पार्टी होती है रबुल माल जो कैपिटल प्रोवाइड करती है, दूसरी मुदारब होती है जो बिजनेस मैनेज करता है और प्रॉफिट एंड लॉस प्री एग्रीड रेशो से शेयर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे म्यूचुअल फंड है, लेकिन बस ये थोड़ा सा इस्लामिक वे में ऑपरेट करते हैं, इस्लामिक शरिया के प्रिंसिपल सामने रख के। अगर हम टाइप्स ऑफ मुदारबा की बात करें तो स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा भी होते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए। इस तरह मल्टीपर्पस मुदारबा होते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं इनमें और ये मल्टीपल काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लीजिंग करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। परपेचुअल मुदारबा होते हैं जो किसी खास मुद्दत के नहीं होते बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। और फिनिट मुदारबा होते हैं जो किसी खास काम के लिए हों, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लोग इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उस पर जो रिटर्न होता है वो सब शेयर करते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें कौन से रिस्क हो सकते हैं? एक तो मार्केट रिस्क होता है, मार्केट कभी भी अप एंड डाउन जा सकती है। जैसे स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, तो उसमें आपके रिटर्न्स या प्रॉफिट कम हो सकते हैं। मैनेजमेंट रिस्क है, बाज़ दफ़ा मुदारब या मुदारबा के पास अच्छे मैनेजर्स नहीं होते जो उनको लॉसेस करा देते हैं। लिक्विडिटी रिस्क होता है, सम टाइम आपने मुदारबा के सर्टिफिकेट्स ले लिए और वो मार्केट में आपको खरीदने को तैयार नहीं, तो वो इलिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। क्रेडिट रिस्क होता है कि मुदारबा फाइनेंस प्रोजेक्ट से होते हैं, हो सकता है उस पर उनको पैसा वापस ना मिले। रेगुलेटरी रिस्क होता है, सीसीपी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स बना सकता है। और ऑपरेशनल रिस्क है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो इनको मिटिगेट किया जा सकता है डिफरेंट वे में। अब याद रहे इन क्वेश्चंस को आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है जिस जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएं। इस तरह अगर मैं पांचवें सवाल पे चाहूँ तो वहां पर डिस्कस किया गया, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ लीजिंग कंपनीज इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो लीजिंग कंपनीज क्या होती हैं? लीजिंग कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एसेट्स को लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट्स पे आपको देते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी में, व्हीकल्स वगैरह। आप 5-10 सालों में किस्तों में पैसे वापस कर देते हैं। अब इससे क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है? देखें, हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कैपिटल एसेट या लार्ज मशीनरी ले सके। तो लीजिंग कंपनीज मशीनरी इंपोर्ट करके उन्हें देती हैं और 15-20 साल की किस्तों पे दे देते हैं। हर मंथ या हर ईयर उन्हें अपनी किस्त मिलती रहती है विद प्रॉफिट। इस तरह एसएमईज की ग्रोथ होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बिजनेस ग्रोथ होती है। टेक्नोलॉजी मुल्क में नई आ जाती है, नए प्लांट लगते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है। रिस्क शेयर होता है, लीजिंग कंपनीज जो हैं वो ओनरशिप रिस्क उनके पास होता है और बिजनेस ऑपरेशंस पे अपना फोकस करते हैं और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का डेवलप होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन 6 की बात की जाए, व्हाट आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज इन पाकिस्तान? तो इंश्योरेंस कंपनी जो पाकिस्तान में मेजर इश्यूज फेस करती हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर का तो आपको पता होगा मेजर जो इश्यूज हैं। एक तो लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, पाकिस्तान की 1% से भी कम पॉपुलेशन ने इंश्योरेंस करवाई हुई है। मोस्टली लोग अन इस्लामिक समझने की वजह से भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये एक बड़ा मसला है जो कि हकीकत नहीं है। आप क्योंकि इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज भी आ चुकी हैं, आप उनके थ्रू इंश्योरेंस करा सकते हैं, उन्हें तकाफल कंपनीज कहते हैं। इस तरह रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह से भी बहुत दफ़ा मसाइल होते हैं। हाई ऑपरेशनल कास्ट है, जैसे अंडर राइटिंग, क्लेम्स प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस कंपनीज के अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत मसाइल का सामना होता है। फिर इसमें फ्रॉड और मिस सेलिंग बहुत दफ़ा होती है। जो एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं लोगों से झूठे वादे करते हैं सम टाइम कि आप जी ये महीने की 5,000 की किस्त दें और 10 सालों बाद आपको करोड़ रुपया मिलेगा। एक्चुअली उतना नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल रिटर्न या प्रॉफिट मिलता है। तो लिमिटेड प्रोडक्ट इनोवेशन है, ये भी एक मसला है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है हमारे यहाँ, इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और पावर्टी इतनी है कि लोग इंश्योरेंस के मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर तकाफल, अब इस्लामिक वे में एक इंश्योरेंस का सिस्टम शुरू किया गया है, लोग उसकी तरफ भी आ रहे हैं। मैं अगर क्वेश्चन 7 की बात करूं, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल सेक्टर इन पाकिस्तान और कैपिटल मार्केट्स। तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? ये बेसिकली फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती हैं कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि अंडर राइटनिंग, ब्रोकरेज, और ये मिडल मैन का, एजेंट का किरदार अदा करती हैं कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट से मुराद जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर इशू करने लगे तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज के जरिए वो इशू करते हैं। इनका रोल क्या होता है? ये अंडर राइट करते हैं सिक्योरिटीज़ को। अंडर राइट्स का मतलब ये कि ये कमीशन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इशू करते हैं कंपनीज के। उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग को एनेबल करते हैं, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग को एनेबल करते हैं। याद रहे, कंपनी का शेयर आप एक दफ़ा खरीद रहे हैं तो आप कंपनी से पैसे वापस नहीं दे सकते, आपको उसे कैपिटल मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना पड़ता है। आपने 100 का खरीदा है, वो 150 का भी बिक सकता है, वो सिंपली 70 रुपए का भी बिक सकता है, लॉस भी हो सकता है।
तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है जब इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज मार्केट में आती हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज लोगों को इनकरेज करती हैं कि ये कंपनियां शेयर इशू करना चाहती हैं, आप इनमें इन्वेस्ट करें। तो जिससे ओवरऑल कंपनीज को भी पैसा मिल जाता है और लोगों को भी एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पाकिस्तानी फाइनेंशियल मार्केट्स में भी ये न्यू इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे लोगों को और फायदा होता है। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन 8 की तरफ चलूँ अगर, तो उसमें ब्रीफली कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जैसे सेल एंड लीज बैक क्या है। अब इसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर आपने क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करना है, ये कोई लाजमी नहीं है, तो इसके चारों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं कि एक आध करके छोड़ दें। तो इस यहाँ पे चारों चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सेल एंड लीज बैक का मतलब है कि आप पहले एक एसेट सेल करें इंश्योरेंस कंपनी लीजिंग कंपनी को, फिर उन्हीं से वो एसेट वापस लीज पे ले लें, ताकि आप उन्हें किस्तें पे करते रहें, और जब आपने बेचा उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल जाएगा। तो इससे आपको और सरमाया मिलेगा, जिससे आप अपनी लिक्विडिटी इंप्रूव करके बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? ये वो इन्वेस्ट फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी होता है, शॉर्ट टर्म्स वाले भी होते हैं। इस्लामिक फंड्स क्या होते हैं? ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गैम्बलिंग कंपनीज, अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज या और अन इस्लामिक वे में डील करने वाली कंपनीज के साथ डील नहीं करते। अच्छा, कुछ होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इनका काम ये होता है कि डेवलपमेंट रिलेटेड काम करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, रोड्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए। तो डीएफआईज का बेसिकली मकसद ये होता है कि लॉन्ग टर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो इसमें डिफरेंट इस तरह की कंपनी है, जैसे पाक उन्मान इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो डीएफआई के तौर पे काम कर रही है। तो ये जी आपका पास पेपर था, जिसके सॉल्यूशंस ब्रीफ वे में आपको प्रेजेंट किए। आप इसको मजीद और एक्सपेंड करके और बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। साथ मैंने आपको नोट्स का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया, यहाँ भी ब्रीफली आप सारी बुक को रिव्यू कर सकते हैं। याद रहे, पेपर में 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और हर सवाल में 30 से 40 मिनट का टाइम है। और हर सवाल के लिए ऑन एवरेज आपको 4 से 5 पेज दिए जाते हैं, 4 पेज होते हैं। तो आपने हेडिंग्स देख के बहुत सफाई से बहुत अच्छा करके लिखना होता है। बहुत ब्रीफ भी ना लिखें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी ना जाएं। एक एवरेज वे में हर हेडिंग को एटलीस्ट से 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन करते जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये नेसेसरी मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आई हैव क्लियर ऑल एस्पेक्ट्स। थैंक यू।